स्वागत है साथियों, आज के इस नए अंक में मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के इस अंक में हम जानेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक महान विद्वान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए उनके राजनीति विचारों के अंतर्गत आने वाले उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों के बारे में। इनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों के बारे में पंडित नेहरू के क्या विचार थे। नेहरू ने राष्ट्रवादी संबंधी विचारों को अपने समझ के हिसाब से या अपनी दृष्टि के अनुसार भारतीय परिदृश्य में उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचार किस तरह से समाज के सामने प्रतिपादित करने का प्रयास किया। उनके द्वारा दिए गए उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों के बारे में हम इस अंक में जानेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, जान लेते हैं कि पंडित नेहरू ने अपनी समझ के अनुसार जो राष्ट्रवादी संबंधी विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है या उनके द्वारा जो राजनीतिक संबंधी विचार समाज को देने का प्रयास किया है वह किस तरह से समाज के लिए बेहतर होगा। पंडित नेहरू ने इसके लिए अपने विचारों के माध्यम से ऐसा प्रयास किया है कि उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचार काफी हद तक जो देखे तो भारतीय परिदृश्य के अनुकूलता के अनुसार उन्होंने गढ़ने का प्रयास किया है। लेकिन हम देखते हैं कि कई विद्वानों द्वारा पंडित नेहरू पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि पंडित नेहरू जो थे वो एक सच्चे राष्ट्रवादी नहीं थे और उनका जो राष्ट्रवाद संबंधी विचार है वह पूरी तरह से गलत है, बल्कि उनका राष्ट्रवादी विचार ना होकर एक अंतरराष्ट्रीयवादी विचार हमें ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन पंडित नेहरू ने इस सब को खारिज किया है और उनके अंतरराष्ट्रीय संबंधी विचारों की जितनी महत्ता है उतनी ही महत्ता उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है केवल और केवल अंतरराष्ट्रीयवादी संबंधी विचारों के बारे में ही अपने विचारों को प्रतिपादित किया है। उनके द्वारा दिए गए राष्ट्रवादी संबंधी विचार भी हमें देखने को मिलते हैं। पंडित नेहरू के बारे में अगर बात की जाए तो पंडित नेहरू जो थे एक सच्चे राष्ट्रवादी विचारक थे या वो सच्चे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और सच्चे राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए एवं राष्ट्रवाद के लिए अपने पूरे जीवन पर्यंत इस कार्य में लगे रहे और भारत के एकीकरण के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में जो उस समय यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत के लिए जो बेहतर है उन्हीं बातों का उन्होंने अपने राष्ट्रवादी संबंधी विचारों में समावेश करने का प्रयास किया है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पंडित नेहरू ने राष्ट्रवादी संबंधी विचारों में राष्ट्रवादी संबंधी विचार के अंतर्गत कोई नया सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों के अंतर्गत हमें पंडित नेहरू द्वारा लिखे गए उनके लेखों के द्वारा ही हमें जो है उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों का प्रकटीकरण देखने को मिलता है। उनके द्वारा लिखे गए भारत की एकता के माध्यम से ही उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचार हमारे समक्ष उजागर होते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है हम पंडित नेहरू द्वारा दिए गए उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले कि इस वीडियो लेक्चर की चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए जानते हैं कि हम उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों में किन मूलभूत बातों का समावेश करके उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके द्वारा दिए गए सीमित, उदार व संतुलित राष्ट्रवाद का समर्थन किस तरह से वो करते हैं। फिर दूसरा जो उनका विचार है राष्ट्रवादी संबंधी में, स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत कौन कौन से है। फिर बात करेंगे विविधता में एकता की बात करते हैं अपने राष्ट्रवादी संबंधी विचारों के अंतर्गत। फिर बात करते हैं पंडित नेहरू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन। फिर अगला विचार जो राष्ट्रवादी संबंधी में आता है वो है संकीर्ण राष्ट्रीयता का विरोध, यानी कोई भी राष्ट्रीयता संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, इस बारे में भी वो बात करते हैं। फिर राष्ट्रवाद के संबंध में वो बात करते हैं साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। उनका जो सातवां विचार है समन्वयवादी दृष्टिकोण और अंतिम जो है लोक शक्ति तथा आत्मशक्ति पर आधारित राष्ट्र। तो इस तरह से पंडित नेहरू अपने इन मुख्य बिंदुओं के द्वारा अपने राष्ट्रवादी संबंधी विचारों को हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं और इन्हीं मुख्य बिंदुओं के द्वारा हम पंडित नेहरू द्वारा दिए गए उनके राजनीतिक विचारों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। पंडित नेहरू द्वारा दिए गए उनके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत जब हम उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों के बारे में देखते हैं और इन विचारों के अंतर्गत जो उनका पहला विचार हमारे समक्ष आता है जिसमें वो बात करते हैं सीमित, उदार व संतुलित राष्ट्रवाद का समर्थन करते नजर आते हैं और इसके अंतर्गत वो बताते हैं कि किस तरह से सीमित, उदार व संतुलित राष्ट्रवाद का समर्थन किया जाना जरूरी है। जब हम इस बारे में देखें तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो था पंडित नेहरू के शिक्षकों के कारण था और उनकी शिक्षा के कारण था। क्योंकि जब पंडित नेहरू के शिक्षा का वातावरण की बात की जाती है तो उनका वातावरण या उन लोगों के साथ उनका समावेश ज्यादा देखने को मिलता है जो व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति के ज्यादा पक्षधर नजर आते थे या उनके संपर्क में ज्यादा नजर आते थे। और ठीक वही प्रभाव पंडित नेहरू के व्यक्तित्व में भी हमें देखने को मिलता है, जहां उनकी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो है उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। इसके कारण वो क्या थे, उदार राष्ट्रवादी के ज्यादा समर्थक माने गए। लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वह एक सच्चे राष्ट्रवादी हैं और उन्हें राष्ट्रवादी होने पर गर्व है। साथ ही उनके भीतर हम देखें तो भावनात्मक
और संवेदनशीलता जैसे पहलुओं का भी समावेश देखने को मिलता है, लेकिन इसको वह एक सीमित स्तर तक ही रखने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सीमित और संतुलित रूप में ही हमें जो है राष्ट्रवाद को समझने का प्रयास करना चाहिए। अपने उदार दृष्टिकोण के कारण पंडित नेहरू बताते हैं कि हमें जो है जियो और जीने दो के सिद्धांत पर अपने राष्ट्रवाद को प्रतिपादित करने का प्रयास है, क्योंकि जियो और जीने दो का इतिहास जो है भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य से लिया गया है, जहां पर क्या है कि दूसरों राष्ट्रों के प्रति हमें कोई भी घृणा नहीं करनी, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र रखना है और कभी भी ये नहीं सोचना कि दूसरे राष्ट्र को हमें अपना अधिपत्य बनाना है या उसका शोषण करना है, बल्कि हमें क्या है जियो और जीने दो का सिद्धांत का प्रतिपादन करना है, जिसमें क्या है कि हम दूसरे राष्ट्रों के प्रति भी अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी उनके साथ मित्रतापूर्ण जैसी स्थिति को सामंजस्य कर सकते हैं और हम और दूसरे राष्ट्र मिलकर एक पड़ोसी और खुशहाल जीवन की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस उदार और सीमित संतुलित राष्ट्रवाद को समर्थन नहीं करेंगे तो हम इस जियो और जीने दो के सिद्धांत से बहुत दूर चले जाएंगे और हम हमेशा दूसरे राष्ट्र को अपना अधिपत्य बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या है संसार में हमेशा लड़ाइयां लगी रहेगी। लेकिन हमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन करना है और दूसरे राष्ट्रों का भी उन्होंने कभी भी घृणा नहीं की, दूसरे राष्ट्रों की भी राष्ट्रीयता का सम्मान किया, साथ ही उनका अधिपत्य बना रहे और उनके साथ कोई शोषण ना हो, इसके लिए भी उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही पंडित नेहरू जो थे उदार राष्ट्रवादी के समर्थक थे और उग्र राष्ट्रवाद के आलोचक थे। वो कहते थे कि राष्ट्रवाद अच्छा है, राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद उग्र भाव में हो यह हमेशा गलत है, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वो एक अविश्वसनीय मित्र है और वो इतिहास के संदिग्ध हालातों पर निर्धारित होता है, जिसमें इतिहास में क्या होता है कि कई बातें ऐसी होती हैं जो कभी कभी उसका सच जो है हमसे छुपा दिया जाता है और उस सच को नहीं बताया जाता, क्योंकि वह उस देश के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद अच्छा है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय मित्र है, यह एक ऐसा मित्र है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इसका इतिहास संदिग्ध स्थिति में है, यानी सच क्या है और झूठ क्या है यह हमें पता लगाना चाहिए और ये तभी पता लगाया जा सकता है जब अनुभव पर आधारित राष्ट्रवाद की परिकल्पना हम करें, और ये तभी संभव है जब हम सीमित, उदार व संतुलित राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जब देश की बात आती है तो देश के अंतर्गत ये कभी भी उस सच को उजागर नहीं करता जो उस देश के विरुद्ध होता है, यानी ये हमेशा वही बातें प्रदर्शित करता है जो उस देश के लिए बेहतर होता है। तो इसलिए पंडित नेहरू जो है संतुलित, उदार और सीमित राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं। पंडित नेहरू अपने पहले विचार में देने का प्रयास करते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के साथ साथ हमें प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता पर आधारित राष्ट्रवाद का समर्थन करना चाहिए। पंडित नेहरू अपने पहले विचार के अंतर्गत हमारे सामने अपने इन विचारों को रखते हैं। वहीं जब हम उनके दूसरे विचारों के बारे में देखते हैं जो स्वतंत्र को मिलता है, वह है स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत। पंडित नेहरू अपने राष्ट्रवादी विचारों के अंतर्गत हमें बताने का प्रयास करते हैं कि साम्राज्यवाद से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है, यानी साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए और स्वतंत्रता के लिए जो है राष्ट्र के भीतर जो है स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को अपने साम्राज्यवाद मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष के माध्यम से ही राष्ट्रवाद जो है उदय होके आता है। यानी जब भी कोई राष्ट्र साम्राज्यवाद के अंतर्गत पराधीन होता है तो वह राष्ट्र क्या है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है, और जब उस राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो उस राष्ट्र की आपत्ति काल यानी विपत्ति काल में क्या है, जब राष्ट्र विपत्ति में होता है तो उसके भीतर जो है राष्ट्रवाद का उदय होता है और इस राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण यह राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रीय स्तर पर छा जाता है और सभी व्यक्ति जो है इस राष्ट्रवाद के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए। पंडित नेहरू बताते हैं कि भारत के अंतर्गत भी यही हुआ था। भारत के समय में जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए और उन्होंने व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे जब भारत के लोगों पर शासन करना शुरू कर दिया तो भारत के लोगों पर जब इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ जो है काफी ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं और उनके साथ अत्याचार के साथ साथ उनके जनजीवन की भी हानि हो रही है, तब क्या थी, भारत में जो था ना एक विपत्ति काल की दौर से गुजर रहा था और इस विपत्ति काल के कारण भारत में क्या है, राष्ट्रवाद का उदय होता है और इस राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण यह राष्ट्रवाद एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाता है और सभी व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावना प्रसार करती हुई नजर आती है। इसलिए ये जो राष्ट्रवाद है वो कि ये स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत है। इस स्वतंत्रता के मूल प्रेरणा स्रोत के कारण ही राष्ट्रवाद हमारे सामने नजर आता है। वहीं वो अपनी पुस्तक भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ जगत बताते हैं कि कोई भी पराधीन देश जो होता है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने प्रथम एवं प्रधान अंगों के द्वारा क्या है, आकांक्षा हासिल करता है। यानी उस पराधीन देश के लिए सबसे अहम जरूरी चीज होती है स्वतंत्रता और ये स्वतंत्रता ही उस राष्ट्र का
प्रथम एवं प्रधान अंग हो जाता है और इस तरह से वो राष्ट्र को स्वतंत्र करने की उसकी परम इच्छा पे केंद्रित होती है और इसके कारण वो अपने राष्ट्रवाद को और आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। यही भारत के संदर्भ में एकदम ठीक लागू होती है। पंडित नेहरू कहते हैं कि भारत के लिए अतीत की धरोहर में अगर हम देखें तो भारत अतीत काल से स्वतंत्र रहा है और उसने हमेशा स्वतंत्रता के पक्षधर को ही अपनाया है। इसीलिए आज अगर भारत पराधीन है तो उसे स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है और उसे स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है, वो उसके अतीत की धरोहर है और इस अतीत की धरोहर की प्राप्ति के लिए उसे पराधीनता से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता के मूल प्रेरणा स्रोत के रूप में राष्ट्रवाद को अपनाने की जरूरत है। तो इस तरह पंडित नेहरू अपने राष्ट्रवादी संबंधी विचार में इस दूसरे विचार के अंतर्गत स्वतंत्रता की बात हमारे सामने रखते हैं। तीसरे विचार की ओर जब हम देखते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रवादी संबंधी विचारों के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें वो बात करते हैं विविधता में एकता। वो है विविधता में एकता। विविधता में एकता से उनका तात्पर्य भारतीय समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रतीक के रूप में है, क्योंकि भारतीय समाज जो है वो विविधता के कारण काफी ज्यादा अलग दृष्टिकोण रखता है और सांस्कृतिक बहुलवाद इसमें भरा पड़ा है। क्योंकि सभी जो लोग हैं वो या तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और संस्कृति के नाम पर, ये सभी लोग जो है कई तरह से अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं और इन अलग अलग दृष्टिकोण रखने के कारण भी ये सभी लोग जो है एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। और इन सभी लोगों की जो उदार छवि है, इस उदार छवि के कारण क्या है, भारत के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का काफी ज्यादा प्रसार प्रचार है और इस भावना के कारण ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही भारत को और ज्यादा विविधता में एकता के सूत्र को बांधती है। वर्तमान समय में हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्तमान समय में G20 सम्मेलन जो हुआ है, उस सम्मेलन के अंतर्गत उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को काफी ज्यादा विश्व पटल पर रखने का प्रयास किया है और इस विश्व पटल के कारण ही वसुधैव कुटुंबकम यानी भारत जो है सभी लोगों के साथ रहने के लिए तैयार है। यानी भारत के अंदर अनेक विविधता है और इस विविधता के कारण भी भारत समाज जो है एकता का प्रतीक है और इसके एकता के प्रतीक के दर्शन भी हमें देखने को मिलते हैं भारत के ऐतिहासिक परंपराओं के रूप में। वहीं भारत का ये जो एकता है, इस एकता के कारण भारत में प्रगति और इस प्रगति का आधारभूत ढांचा खड़ा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इसके विकास को संभव किया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, पंडित नेहरू बताते हैं कि जब तक भावनात्मक रूप से व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रखता तब तक हमारा यह विविधता में एकता का सूत्र काम करेगा। अगर जब व्यक्ति किसी भावनात्मक रूप से अपनी या तो जाति से प्रेम करने लगे, धर्म से, भाषा से, क्षेत्र से और संस्कृति से उसका जुड़ाव हो जाता है, तब वो राष्ट्रीय स्तर से कटने लगता है। लेकिन अगर वो अपने इस भावनात्मक विचार का त्याग कर दे तो वो एक राष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्रवाद को और ज्यादा बेहतर कर सकेगा। वहीं पंडित नेहरू के जब हम अगले विचार धर्म की निरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात करते हैं, नेहरू ने अपने चौथे विचार धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। विविधता में एकता के कारण यानी भारतीय समाज जो है वो विविधताओं यानी बहु सांस्कृतिकवाद का पक्षधर है और भारत में अनेक धर्म, जाति और क्षेत्र के लोग रहते हैं, जिसके कारण क्या है, भारत में किसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य के रूप में राष्ट्रवाद को नहीं देखा जा सकता। इसलिए वो अपने चौथे विचार में धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। इसके अंतर्गत वो बताते हैं कि जो धार्मिक राष्ट्रवाद है, आनंद, स्वामी विवेकानंद, बिपिन चंद्र पॉल और अरविंदो, इन विचारकों द्वारा जो धार्मिक राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, इस धार्मिक राष्ट्रवाद के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं है और इस धार्मिक राष्ट्रवाद को वो नकार देते हैं, क्योंकि भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं और कई धर्मों के लोग रहने के कारण इस राष्ट्र को धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद की रूप में ही ढालना जरूरी है। अगर हम किसी एक विशेष धर्म के रूप में इस राष्ट्र को ढालेंगे तो इस राष्ट्र का जो विकास है वो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो ये कहते हैं कि इस धार्मिक राष्ट्रवाद के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है और विभिन्न विचारकों के मत के द्वारा वो जो विचार सामने आता है, इस विचार को भी वो नहीं अपनाते, बल्कि इसके विपरीत वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं जो राष्ट्रवाद है वो इस तरह से स्थापित किया जाएगा कि किसी भी राज्य में रहने वाले विशेष धर्म को किसी भी तरीके का राज्य द्वारा विशेष संरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वो विशेष धर्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य उसका कोई विशेष संरक्षण करे, ना ही धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव राज्य करेगा, बल्कि वो धर्म आधारित भेदभाव से भी बचेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसके विकास के लिए क्या है, समान अवसर दिए जाएंगे
और इन समान अवसर के रूप में उसे किसी भी तरीके का कोई धर्म संरक्षक नहीं किया जाएगा। और इस धर्म आधारित राष्ट्रवाद के द्वारा जो है राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए हमें इस धर्म आधारित राष्ट्रवाद के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात को वो सामने रखते हैं। और पंडित नेहरू ये भी कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद के द्वारा ही भारत के परिदृश्य में भारत को और ज्यादा विकास की ओर आगे ले जाया जा सकता है, ना कि उसे धार्मिक राष्ट्रवाद की संज्ञा दी जाए, बल्कि उसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद बनाने की ओर अग्रसर करना चाहिए। क्योंकि भारत हमेशा से ही विविधता में एकता ढूंढता आया है, क्योंकि विविधता में भारत के द्वारा कई अलग अलग समाज के लोग हैं और अलग अलग जातियों के लोग हैं। अगर हम ऐसा धर्म के नाम पर करेंगे तो वो अपने एक लेखों के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा हमें देखने को मिलता है, जहां वो बताते हैं कि बंगाल का एक प्रांत जो है जहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा मात्रा में है, और कई ऐसी भारत के राज्य हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक की स्थिति में है। तो इस तरह से हम इसका कैसे निराकरण करेंगे कि कौन सा राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष बनाए या कौन से राज्य को हम धार्मिक राष्ट्रवाद की परिदृश्य में तोले। इस तरह से वो बताते हैं कि हमें धार्मिक राष्ट्रवाद की जगह पर धर्मनिरपेक्ष को ज्यादा बल देना चाहिए, जिससे क्या है राष्ट्र एक सूत्र में बंध सकेगा और राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष के मार्ग पर चलकर अपने विकास को और आगे बढ़ा पाएगा। तो इस तरह से वो अपने चौथे विचार में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन करते नजर आते हैं। वहीं राष्ट्रवाद संबंधी विचार में जब हम उनके पांचवें विचार की ओर देखते हैं, संकीर्ण राष्ट्रीयता का विरोध करना चाहिए, कि हमारे भीतर जो है संकीर्ण राष्ट्रवाद का उदय नहीं होना चाहिए और इस संकीर्ण राष्ट्रीयता का पूर्णतः खंडन करना चाहिए और इसके समर्थन में अपने विचारों को नहीं देना चाहिए। पंडित नेहरू कहते हैं कि ये संकीर्ण राष्ट्रवाद जो है वह एक तरह से खतरा है राष्ट्रवाद के लिए और अंतरराष्ट्रवाद के लिए। यानी संकीर्ण राष्ट्रवाद को अगर हम देखें तो वह राष्ट्रवाद के लिए तो खतरा है ही, वहीं अंतरराष्ट्रीयवाद के लिए भी खतरा है। अगर हम इसे उदाहरणों के माध्यम से समझें तो राष्ट्रवाद, जब किसी देश के भीतर राष्ट्रवाद पनपता है तो वहां के जो शासक वर्ग होता है वह अपनी जनता के अंदर राष्ट्रवाद को जोश भरता है, यानी अपनी जनता के भीतर राष्ट्रवाद के माध्यम से जनता में जोश भरकर उस समय की जो राष्ट्र की तात्कालीन हित होती है, यानी तत्काल जो हित पूर्ति होती है राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। लेकिन अगर हम इसके दूरगामी परिणामों को देखें, जो राष्ट्र के भीतर दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलता है वह राष्ट्रीय मानवता के लिए जो है एक तरह से खतरा है और ये राष्ट्रीय मानवता के लिए एक तरह से घातककारी सिद्ध होता है। क्योंकि कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता हित को पूर्ति के लिए हो सकता है कि वो तात्कालिक सुखों की प्राप्ति कर सके, लेकिन जब उसके दूरगामी परिणाम हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं तो वो काफी ज्यादा अमानवीय होता है और राष्ट्रीय मानवता का हनन करता है। इसीलिए हमें जो है इस संकीर्ण राष्ट्रवाद से बचना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत हो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें इस संकीर्ण राष्ट्रवाद के द्वारा जो है दो युद्धों को लड़ा गया है। एक हम प्रथम विश्व युद्ध दे सकते हैं और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। इन युद्धों के द्वारा जो है विश्व के शासकों ने जो है, जिनमें मुख्यतः जर्मनी, इटली या हिटलर और मुसोलिनी जैसे जो शासक थे वो शामिल हैं, इनके द्वारा क्या है पूरे विश्व को जो है युद्ध की विभीषिका में ढकेल दिया जाता है और पूरा विश्व जो है एक युद्ध के लिए उतर जाता है। और इन शासकों ने अपने लोगों को और ज्यादा राष्ट्रवाद के प्रति आगे बढ़ाने के लिए नस्ल का सहारा लिया कि हम किसी खास नस्ल के हैं, किसी खास रंग के लिए हैं और किसी खास उद्देश्य से हमारा इस संसार में जन्म हुआ है। इस तरह के भाषणों से जो है इन विश्व शासकों ने जो है युद्ध के परिणाम को प्राप्त किया और युद्ध के माध्यम से कई हानियां हुई देश और कई हानि हुई, जन हानि हुई, धन हानि हुई और इस तरह से संसार जो है दो बार युद्ध की विभीषिका को झेलता हुआ नजर आया है। इसीलिए हमें जो है इस संकीर्ण राष्ट्रवाद का पूरी तरह से खंडन करना चाहिए और हमें इसका कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संकीर्ण राष्ट्रवाद के लिए तो खतरा है और वो अंतरराष्ट्रीयवाद के लिए भी खतरा है। तो ये दोनों तरह से एक तरह से खतरा ही है और इसके समर्थन में वो अपने विचारों को नहीं रखते बल्कि इसके विरोध में अपने विचारों को रखते हैं। तो इस तरह से पंडित नेहरू अपने पांचवें विचार में संकीर्ण राष्ट्रवाद का जो है विरोध करते नजर आते हैं। जब हम उनके छठे विचार की ओर देखते हैं जिसमें वो बात करते हैं साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं और इसके अंतर्गत वो बताते हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद है या राष्ट्रवाद की जो भावना है इसके विरुद्ध में होना चाहिए। हमें कभी भी साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए और साम्राज्यवादी विरोधी नीतियों का ही अनुसरण करना चाहिए, जिससे क्या है साम्राज्यवाद को खत्म किया जा सके। नेहरू कहते हैं कि साम्राज्यवाद पर आधारित समाज की हमेशा निंदा करनी चाहिए और उन्होंने इसकी हमेशा भर्त्सना यानी निंदा की है। कभी भी वो समाजवाद पर आधारित समाज की कभी भी वो प्रशंसा नहीं करते थे, हमेशा इसकी निंदा ही करते थे, क्योंकि साम्राज्यवाद पर आधारित समाज जो है हमेशा क्या करता है, लोगों का आर्थिक शोषण करता है, राष्ट्र का आर्थिक शोषण करता है और राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण वह उसका आर्थिक पतन भी करता है। साथ ही उस राज्य में
राजनीतिक अस्थिरता को फैलाता है और कभी भी राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वहां पर राजनीतिक स्थिरता कायम हो गई तो उसके लिए हमेशा हानिकारक होगी। इसीलिए वो राजनीतिक अस्थिरता का पालन करता है। किसी भी साम्राज्यवादी समाज के भीतर वो जो है लोगों को जातियों में उसका क्या है, बंटवारा कर देता है। अंग्रेजों के समय हम देख सकते हैं फूट डालो राज करो की शासन में उन्होंने जो है इस तरह से भारत के विभिन्न जातियों को जो है, विभिन्न धर्मों के जो लोग थे, विभिन्न पंथों को मानने वाले जो भी लोग थे, उन सभी लोगों को आपस में लड़वाने का कार्य किया था। और इस साम्राज्यवादी नीतियों के द्वारा ही समाज को जो है एकता को पूरी तरह से खंडित कर दिया जाता है। यानी समाज जब आर्थिक रूप से लाचार होगा, ना ही उसके पास कोई सांस्कृतिक गतिविधि होगी और ना ही राजनीतिक और धर्म के आधार पर वो पहले से ही बटा होगा, तो इस तरह से उसके यहाँ कोई भी एकता नहीं होने के कारण वो समाज जो है बिखरता हुआ नजर आएगा। और जब समाज बिखरा रहेगा तो वहीं पर क्या है, साम्राज्यवाद पनपता है और वहीं पर साम्राज्यवाद का विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन नेहरू इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि नेहरू की जो राष्ट्रवादिता है और जो इनका मूल रूप है, वो कहते हैं कि मानव मात्र का जो कल्याण है वह स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। और इस स्वतंत्रता पर आधारित होने के कारण व्यक्ति ना तो अन्याय होगा और ना ही व्यक्ति के साथ उत्पीड़न होगा और ना ही उसका शोषण होगा। इस तरह के समाज का जब निर्माण हो जाएगा तो स्वतंत्रता और कल्याण के माध्यम से जो है मानव मात्र सुरक्षित होगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, साम्राज्यवाद का विरोध करना है। और जब तक हम साम्राज्यवाद का विरोध नहीं करेंगे तब तक हमें इस तरह के समाज की परिकल्पना करना हमारे लिए बेकार है। तो इस तरह से उन्होंने अपने छठे सिद्धांत में साम्राज्यवाद का जो है विरोध करते हुए नजर आए हैं। उनका अगला विचार जो है वो है समन्वयवादी दृष्टिकोण। इस समन्वयवादी दृष्टिकोण के द्वारा जो है पंडित नेहरू अपने राष्ट्रवादी संबंधी विचार प्रस्तुत करते हैं। यह समन्वयवादी दृष्टिकोण पंडित नेहरू का जो है वो मुख्य रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिए गए उनके समयानात्मक सार्वभौमवाद के सिद्धांत पर आधारित है और इनसे कहीं ज्यादा पंडित नेहरू प्रभावित नजर आते हैं। इनके प्रभाव के कारण जो है इस समन्वयवादी दृष्टिकोण का जो है पंडित नेहरू अपने विचारों में प्रतिपादन करने का प्रयास करते हैं और टैगोर द्वारा दिए गए उनके विचारों को जो है समावेश करने का प्रयास करते हैं। पंडित नेहरू बताते हैं कि समयात्मक या समन्वयवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जब हम राष्ट्रवाद को समझने का प्रयास करते हैं तो इसे मुख्यतः हम तीन धाराओं में बांटते हैं। पहला अतीत के यानी जो इतिहास है हमारा, दूसरा वर्तमान और तीसरा जो भविष्य आगे आएगा। वो कहते हैं कि अतीत के समय में, इतिहास के समय में जो हमारे पास उपलब्धियां हैं, जो परंपरा रही हैं और जो उसके अनुभव रहे हैं, उसके आधार पर हमें जो है वर्तमान में अपने सामर्थ्य को समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या थी अतीत में, परंपराएं क्या हमारे यहाँ लागू थी, अनुभव कैसे थे, उसके अनुसार जब हम इसके सामर्थ्य को समझेंगे वर्तमान में, तब हमें क्या है भविष्य में इसके प्रेरणा स्रोत के लिए प्रेरणा मिलेगी और गौरव भविष्य प्रेरणा स्रोत हमारे लिए बन जाएगा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लो अगर आपने कहीं 10वीं की परीक्षा के लिए पहली क्लास में एडमिशन लिया, अब 10 साल आपने पढ़े, यानी कि ये जो 10 साल है वह आपका क्या है, अतीत है। और इन 10 सालों में आपने क्या उपलब्धि हासिल की, पहली से लेकर 10वीं तक आपने 10 क्लास तक जो है डिग्रियां हासिल की, ये आपकी उपलब्धियां हैं। और इस 10वीं के आधार पर वर्तमान समय में आपके पास ये समर्थ है कि आप 10वीं पास होने के बाद जो है 11वीं कक्षा में एडमिशन ले सकते हो और इसके बाद अपने भविष्य में जो है आगे की पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकते हो। तो इस तरह से वो राष्ट्रवाद को संदर्भित करते हैं कि अतीत की जो भी उपलब्धि, परंपरा या अनुभव हमारे पास है, उसके आधार पर हमें वर्तमान में उसके समर्थ को समझना चाहिए और उस समर्थ को समझने के बाद हमें उसके प्रेरणा स्रोत को भली भांति रूप से ग्रहण करना चाहिए और उसके कौन से गौरव भविष्य हमें प्रेरणादायक बन सकते हैं, इस बात को उजागर करना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि जो अतीत की उपलब्धियां हैं हमारे पास, वो देखा जाए तो एक समन्वय की तरह है, क्योंकि हमारे पास जो है कई तरह के पंथों का जो है उपलब्ध है, कई तरह के धर्मों का निराकरण हुआ है भारत में, कई तरह के जो संगतियां शामिल हुई हैं, कई तरह की परंपरा, अलग अलग परंपराएं हमारे सामने आती है। तो इस तरह से भारत के अंतर्गत जितनी भी इसकी उपलब्धियां रही है, परंपराओं के माध्यम से देखें तो कई बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, अलग अलग धर्मों के इस्लाम परंपरा, जैनिज्म परंपरा, कई तरह के हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह से और उसके अनुभवों के द्वारा भी हमें वर्तमान में समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने इस विचार को देने का प्रयास किया है। अब पंडित नेहरू अपने राष्ट्रवादी संबंधी विचारों में जिस अंतिम विचार के बारे में बात करते हैं, वह अंतिम विचार है लोक शक्ति तथा आत्मशक्ति पर आधारित राष्ट्र। लोक शक्ति और आत्मशक्ति से आधारित समाज की वो जब बात करते हैं तो हम देखते हैं पंडित नेहरू जो ये बात रखते हैं वो आजादी से पूर्ण या राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए ही अपने विचारों को आगे रखते हैं कि लोक शक्ति के द्वारा जो है किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कि लोक शक्ति, जब तक लोग इस राष्ट्रवाद के भीतर भागीदारी नहीं करेंगे और अपनी आत्मशक्ति के द्वारा इस भागीदार में सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो लोगों का उन्होंने विशेष रूप से इसमें आह्वान किया है कि आइए और हम सब मिलकर जो है एक बेहतर भारत का निर्माण करें।
भारत को एक करने के लिए हम सभी लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, जाति, क्षेत्र, समुदाय से हो। इससे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम एक राष्ट्रवाद के निर्धारण के रूप में भारत का जो है निर्माण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें लोक शक्ति की आवश्यकता है, आत्म शक्ति की आवश्यकता है। इसके द्वारा हम क्या है, भारत को एक शांति प्रिय और प्रगतिशील देश बनाने के पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से पंडित नेहरू ने जो है अपने इन 8 सिद्धांतों के माध्यम से जो है राष्ट्रवाद का प्रतिपादन करने का प्रयास किया है। और इस राष्ट्रवादी संबंधी विचारों के अंतर्गत उन्होंने जो है एक समन्वय टैगोर द्वारा दिए गए उनके समयात्मक भौतिकतावाद से काफी ज्यादा प्रदर्शित नजर आते हैं। हालांकि क्योंकि वो उदार दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और पाश्चात्य पे उनका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, इसीलिए उनके राष्ट्रवादी संबंधी विचार हमें कहीं पर भी कट्टरता लिए हुए नहीं नजर आते। तो इस तरह से हमने जो है पंडित नेहरू द्वारा दिए गए राजनीतिक विचार में उनके विशेष तौर से राष्ट्रवादी संबंधी विचारों के बारे में जाना। मुझे आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एग्जाम में या किसी भी तरह की परीक्षाओं में बेहतर परिणाम ला पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इस तरह की कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अगली नई क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।